वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो हमारे एक विशेष वीडियो है और वो बच्चों की डिमांड पे बनाई जा रही है। जो ओम के नियम से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको कुछ वैरायटी हम हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर कोशिश में ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए जाएँ। पहली वैरायटी है 2 बल्बों पर 60 वॉट, 220 वॉट और इस तरीके से लिखा हुआ है। उसमें कह रहा है कि कौन सा बल्ब जो है ज़्यादा चमकेगा। तो देखिए, चमकने के लिए प्रतिरोध को आपको पता होना चाहिए। किसका प्रतिरोध, जब समांतर क्रम में लगा रहे हो तो प्रतिरोध किसका ज़्यादा है, श्रेणी क्रम में लगा रहे हो तो प्रतिरोध किसका ज़्यादा है। तो उसके लिए आप अगर देखें तो समांतर क्रम की हम बात करें तो समांतर क्रम में तो P = V²/R, विभव समान रहता है। तो इससे अगर हम इनके प्रतिरोध निकाल लें तो पहला R1 जो आएगा प्रतिरोध वो R1 आएगा V²/P और ये हो जाएगा 220 × 220 और ये जो दे रखा है आपका, ये दे रखा है 60 वोल्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया × 22 और 6 और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो लगभग 11 × 220/3। तो लगभग ये 806.66 के आसपास चला जाता है। कर सकते हैं इसको, जैसे 22 हो गया, 0 हो गया 24, इस तरीके से 3 से डिवाइड कर दिया, 8 से 24 और कुछ इस तरीके से 806.6 ओम के आसपास आता है, ठीक है। इलाका R2 की अगर बात करें तो देखिए R2 आपका आएगा ये 220 × 220/100, ये कैंसिल आउट होगा तो ये 22 × 22। तो आप इसको देखेंगे तो ये आएगा लगभग 484। तो देखिए, जिस इनवर्स है, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसकी पावर कम हो। यानी कि अगर आप देखेंगे जिसका प्रतिरोध यहाँ पर आपको कम दिखाई दे रहा है उसमें पावर का जो पावर है उसमें ज़्यादा पावर होगी उसकी, और जो इसमें ज़्यादा पावर होगी वो ज़्यादा ही चमकेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रतिरोध किसका ज़्यादा है, प्रतिरोध ज़्यादा है पहले का, R1 का। तो जब R1 का प्रतिरोध ज़्यादा है तो पावर उसकी कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो यानी कि प्रतिरोध किसका कम है, दूसरे का, R2। तो R2 वाले जो बल्ब है क्या होगा, ज़्यादा चमकेगा। R2 वाला प्रतिरोध वाला जो बल्ब है वो ज़्यादा चमकेगा, यानी कि कौन सा, 100 वाट का ज़्यादा चमकेगा। अब आते हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या कहता है, श्रेणी क्रम में कहता है P = I²R, क्योंकि धारा समान रहती है तो हम वो फॉर्मूला लेंगे जिसमें धारा समान रहेगी। तो धारा समान रहेगी तो वाला फॉर्मूला ले लिया। अब इसमें देखते हैं जरा, प्रतिरोध हमने निकाल लिया दोनों का। इसमें क्या कह रहा है कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें ऊर्जा का जो नुकसान है उतना ही ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा क्षय होगी ऊर्जा, यानी कि कम ऊर्जा धारा के रूप में मिलेगी और कम चमक उत्पन्न करेगी। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो जो यहाँ पर प्रतिरोध किसका है, श्रेणी का, वहाँ पर किसका ज़्यादा था, R1 का प्रतिरोध ज़्यादा है R2 के मुकाबले। तो अगर R2 का प्रतिरोध ज़्यादा है, R1 का प्रतिरोध ज़्यादा है R2 के मुकाबले, तो पावर का कंजप्शन या पावर सबसे ज़्यादा किस केस में खर्च होगी, 60 वॉट में। अगर आप देखें तो 60 वॉट का जो प्रतिरोध हमने निकाला है, 60 वॉट का प्रतिरोध 806। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसमें पावर ज़्यादा कंजप्शन होगा। जितनी ज़्यादा पावर कंजप्शन होगी, क्योंकि धारा समान बहेगी, तो धारा तभी समान हो सकती है जब विभव में, तो यानी कि विभव क्या होगा, विभवांतर जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो उससे क्या होगा, उससे ज़्यादा बिजली कंजप्शन करेगा और ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। तो यानी कि दूसरे वाले केस में श्रेणी क्रम में जो हमारा 60 वॉट वाला है वो ज़्यादा चमकेगा। यानी कि कौन सा, 60 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर R1 का जो प्रतिरोध है वो R2 से ज़्यादा है। और जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा श्रेणी क्रम में, वह बल्ब उतना ही ज़्यादा चमकेगा। क्यों चमकेगा? क्योंकि धारा समान जाएगी लेकिन विभव बढ़ जाएगी।
विभवांतर बढ़ जाएगा तो उसके विभव उस पर ज़्यादा होगा, तो उसकी पावर भी ज़्यादा होगी और उसकी पावर के सापेक्ष वह ज़्यादा चमकेगा। अब अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पर अगली वैरायटी है तांबे के 0.10 मीटर लंबे तथा इतने अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार में इतने एम्पियर की विद्युत धारा है। यदि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है उसने, तो तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए और धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। एक तो विभवांतर पूछा है, फिर धारा घनत्व पूछा है। तो देखिए आपको जो सबसे पहले फॉर्मूला जानना जरूरी है कि यहाँ पर कौन से फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करें, क्या हमें इस फॉर्मूले को सॉल्व करना, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना, मतलब सॉल्व करने का मौका मिले। देखिए सबसे पहले तो आप जान लें क्या क्या दिया हुआ है। पहले सॉल्यूशन करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है हमें क्या दिया हुआ है। एक तो एल दिया हुआ है 0.10 मीटर, फिर आपको क्या दिया हुआ है, दूसरा एरिया दिया हुआ है 1.0 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तीसरी चीज जो इसमें दे रखी है वो धारा दे रखी है, वो है 1 एम्पियर। चौथी बात इसमें दे रखी है विशिष्ट प्रतिरोध रो दे रखा है 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। इसके बाद कह रहा है विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए R=ρL/A, ठीक। तो यहां से हमें क्योंकि विभवांतर निकालना है, बाकी सारी चीजें हमारे पास है, विभव यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो प्रतिरोध निकाल लें। तो प्रतिरोध निकालने के लिए रो का मान दे रखा है उसने 1.7 × 10⁻⁸। लंबाई उसने दे रखी है 0.10 मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 1.0 × 10⁻⁶। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे ये एक तरीके से 1.7 ऊपर चली जाएगी पावर गुणा 0.10 गुणा 10⁻⁻2 नीचे एक है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो जब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू है लगभग 1.7 गुणा 10⁻³ चली जाएगी, तो लगभग इतना ओम आ गया। तो ये प्रतिरोध आ गया। हमें क्या निकालना है, पहले विभवांतर। I=V/R या V/I=R, तो V चाहिए, V=IR। धारा भी धारा कितनी बहती है 1 एम्पियर की, तो रेजिस्टेंस 1.7 × 10⁻⁻3, तो ये विभव आ गया, इतने वोल्ट है, ठीक। तो ये तो आपने विभव निकाल लिया। अब बात दूसरे की है, धारा घनत्व क्या है। देखिए धारा घनत्व का जो सूत्र है J=I/A। ये सब आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में जब हम वीडियो डालेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल न्यूमेरिकल के बारे में पूछा है तो इसीलिए मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे जा रहा हूँ। I/A, I क्या है, धारा देखिए 1 एम्पियर है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो J आपका आ गया 10⁶, और इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसका धारा घनत्व निकाल लिया। अब तीसरी बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि तांबे में प्रति परमाणु, एक परमाणु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालिए। तो देखिए अनुगमन वेग के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। तो अनुगमन वेग और उसके बीच में जो संबंध है वो आपका फॉर्मूला बताता है कि जो अनुगमन वेग का फॉर्मूला है वो J= और यहाँ पर Vd, या ये कह सकते हैं Vd = J/Np। ये अनुगमन वेग और धारा घनत्व और उस चालक की आवेश घनत्व के बीच संबंध है। तो Vd का जो फॉर्मूला है वो Vd का फॉर्मूला होता है J/Np। ये हम प्रूव भी करेंगे वहाँ पर जब हमारी वीडियो चलेगी उसमें, इस चैप्टर के अंदर। तो अब यहाँ पर देखिए समझना ये है कि यदि तांबे का प्रति परमाणु, एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पहले तो ये पता करना होगा कि टोटल हमारे पास परमाणु कितने हैं। और परमाणु के लिए सीधा फॉर्मूला है N = जो भी उसका घनत्व है कैपिटल N/M, मॉलिक्यूलर मास। यानी कि अगर किसी परमाणु
में किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या पता करनी है, उसका द्रव्यमान दे रखा है, तो द्रव्यमान कितना दे रखा है उसने दिया हुआ है, परमाणु भार कितना दिया हुआ है 63.5। तो आपके पास उन परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। तो परमाणु की संख्या, घनत्व कितना है, घनत्व तांबे का घनत्व दे रखा है 8.9 × 10⁻³ और n जो है ये अवोगाद्रो संख्या है जो दे रखी है 6.02 × 10⁻26। अगर 23 लिखते तो ग्राम में होता, ये किलोग्राम में, ठीक है। और यहाँ पर m का मान उसने दे रखा है, m का मान दे रखा है कितना 63.5। तो इस तरीके से जब इसको पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन जो हमें वैल्यू देगी वो देगी 8.4 × 10⁻28। 8.4 × 10⁻28, ठीक। और क्योंकि ये क्या है, ये परमाणुओं की संख्या है, किसमें, उसके भाग में, तो यानी कि वॉल्यूम एक तरीके से पर मीटर क्यूब है, पर मीटर, ठीक। एक तरीके से ये आयतन समझो कि उसमें परमाणु, भाई परमाणु किस में है, उस पूरे के पूरे जो भी उसने भार दे रखा है उसके अंदर परमाणु की संख्या कह रहा है, तो वो एक तरीके से आयतन बता रहा है कि उसका आयतन यानी कि उसके अंदर कितने परमाणु विद्यमान है। अब जब हमें पता चल गया कि इतने परमाणु हैं तो हम जानते हैं कि एक परमाणु के साथ एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक परमाणु के साथ एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो आवेश घनत्व कितना हो जाएगा Ne। तो आवेश घनत्व का मान ये जहाँ हमें जरूरत है Ne, तो Vd निकाल देंगे। तो Vd क्या है, Vd अगर आप देखें तो Vd बराबर है धारा घनत्व कितना है, धारा घनत्व है J, और वो अभी हमने सॉल्व करा था, धारा घनत्व का मान जो निकाला था पूरा वहाँ पर 10⁶ और आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, कितने परमाणु हो जाएंगे, परमाणु नीचे दिए हुए हैं 8.4 × 10⁻28, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19। तो अगर आप तो पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 7.4 × 10⁻⁻5 और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये फॉर्मूला हो गया, ये ओम के नियम का फॉर्मूला है ही, ये अनुगमन वेग का है धारा घनत्व के साथ, और जो आवेश घनत्व है उसके संबंध, उसके बीच में संबंध, और ये धारा घनत्व है आपकी। तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम ये हो गई जिसमें हमने 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है और अलग वैरायटी है। क्या है, एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने मान लिया उसका जो प्रारंभिक प्रतिरोध है वह R है, L लंबाई का, ठीक है। अब वो कह रहा है कि तार को खींचकर लंबाई 10% कर दी है, ठीक है, मान लेते हैं। चलिए, तो तार की लंबाई 10% बढ़ गई, L डैश जो हो गया वो L का 10% आपने बढ़ा दिया, ठीक। तो ये L + L/10 हो गया, तो ये हो गया 11L/10, तो 1.1 L। तो जो L डैश है आपके पास आ गया 1.1 L, यानी कि नई लंबाई 1.1 L हो गई। लेकिन जब तार को खींचते हैं तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटता है, और जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटता है तो एक बात हम जानते हैं, R = ρL/A, ठीक। और एक बात और जानते हैं, जो सिलेंडर है उसके, वो सिलेंडर ही समझो एक तरीके से बेलनाकार तार होता है, आयतन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसका, अगर हम लंबाई को खींचते हैं तो उसका आयतन समान रहता है, बस क्या होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट जाता है। तो कैसे कहें, बेलन की लंबाई, बेलन का आयतन AL, तो A1 L1 = A2 L2। तो क्योंकि आप अभी कह रहे हो कि A1/A2 बराबर होगा L2/L1। तो अगर हम इस फॉर्मूले में देखें, हम प्रतिरोध की बात करेंगे, क्योंकि प्रतिरोध में वृद्धि पूछ रहा है, तो प्रतिरोध में परिवर्तन पूछ रहा है, तो वृद्धि होगी क्योंकि लंबाई बढ़ी है,
तो ये होगा, क्योंकि जो मटेरियल है, जो पदार्थ है वो वही है, तो विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा। R1/R2 बराबर L1/L2 इंटू A2/A1। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर A2/A1 है, तो A2/A1 हम देखेंगे तो L1/L2, तो हमारा प्रतिरोध R1/R2 बराबर आ जाएगा L1/L2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। अब क्योंकि कह रहा है कि हमने लंबाइयों में वृद्धि की है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम नए प्रतिरोध की बात करें कि R1/R2, तो लंबाई पहले थी L, नई लंबाई जो थी कितनी हो गई, 1.1 L हो गई होल स्क्वायर। तो R1/R2 की अगर हम बात करें तो R1/R2 में ये लगभग 10/11 का होल स्क्वायर, और इसको और सिंपल करें R1/R2 तो ये कितना आ जाएगा, 100/121। तो जो नया प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध R मान लेते हैं, दूसरा प्रतिरोध हम निकाल लेंगे, तो R, पहले प्रतिरोध को R मान लिया, दूसरा प्रतिरोध R2 हो गया, तो 100/121। तो R2 जो हो गया हमारा वो 121/100 गुणा R हो गया। अब नया प्रतिरोध ये होगा, वो कह रहा प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो देखिए, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हमें पहले वाले प्रतिरोध में से जितना भी प्रतिरोध नया है उसको नए प्रतिरोध में से पुराना प्रतिरोध माइनस कर देंगे, और बटे में पहला वाला प्रतिरोध रहेगा, तो उससे प्रतिशत वृद्धि पता चल जाएगी। तो हमारे पास जो परिवर्तन है, तो नया प्रतिरोध ये हो गया 121/100 R माइनस पहला प्रतिरोध हो गया R, और पहला प्रतिरोध R गुणा 100, ये प्रतिशत वृद्धि बताता है। तो यहाँ देखें ऊपर 121 R माइनस 100 R बटे 100 R गुणा 100, 100 से 100 कट गया, R कॉमन लेके कट गया, 121 R ये हो जाएगा 21, क्योंकि 121 में से 100 माइनस करेंगे, R कट जाएगा, तो कितने की प्रतिशत वृद्धि, 21%। तो R में प्रतिशत वृद्धि जो है, जो R की प्रतिशत वृद्धि है, वो ये हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा R/R गुणा 100, ये प्रतिशत वृद्धि है। ये कितनी है, 21%, यानी कि जो प्रतिरोध है, नया प्रतिरोध जो है, उसमें जो वृद्धि हुई है वो 21% की हुई है। ठीक है, तो ये एक अलग वैरायटी है। अब अगले पे चलते हैं। देखिए, अगली वैरायटी है एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार। एक ही पदार्थ है, तो यानी कि रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, तो ρA बराबर ρB होगा। ठीक है, द्रव्यमान समान है, A का व्यास तार B के व्यास का आधा है, मतलब A का जो व्यास है, जो RA है, तो व्यास जितना व्यास, जिस हिसाब से व्यास में संबंध होगा उतना ही त्रिज्या में संबंध होगा। तो A का व्यास B के व्यास का आधा है, यानी कि RA जो है RB का आधा है। ठीक है, यदि A का प्रतिरोध 24 ओम है, A का प्रतिरोध, तो RA 24 है, तो B के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो देखिए, R बराबर ρL/A, तो क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ना देखे, उसका व्यास देखे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर R1/R2 बराबर, क्योंकि सेम पदार्थ है तो समान है, लंबाई भी उसने बने समान द्रव्यमान के लिए जाते हैं, तार का व्यास ना है, और एक ही पदार्थ के बने हैं, तार व्यास दे रखा है, और लंबाई देखिए, लंबाई के बारे में उसने कुछ कहा नहीं है। यदि एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार ए बी लिए जाते हैं, तार का व्यास बी के व्यास का आधा है, यदि ए का प्रतिरोध 24 ओम हो तो प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसमें एल के बारे में नहीं दे रखा है, तो देखिए एल के बारे में नहीं दे रखा है, तो एल के बारे में क्योंकि एक ही पदार्थ, एक ही तार दे रखा है, तो उस तार में ए की लंबाई को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, आयतन नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा, तो आयतन नहीं बदलेगा, तो उसके लिए क्या है, A1 इंटू L1 बराबर A2 इंटू L2। तो यहाँ पर हम क्या करें, पहले यहाँ पर जो L1/L2 है या A2/A1 है, पहले A2/A1 को चेंज कर, L1/L2 को चेंज कर ले A1/A2 की फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास L1/L2 जो आएगा वो आएगा A2/A1। ठीक है, तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला R1/R2 बना आपका
A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्योंकि पाई आर स्क्वायर की बात हो रही है तो पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे R2, यहाँ लिखेंगे R1 का होल स्क्वायर। तो क्योंकि R2 का मान उसने दे रखा है, RB एक तरीके से समझिए, RB RA का आधा है या RB RA से दुगना है, RA RB का आधा है या कहीं RB RA से दुगना है। तो जो ये RB है ये RB दुगना है, 2RA लिखेंगे, 2RA अपॉन, और यहाँ पर RA हो गया का होल स्क्वायर, RA ये समझिए RA है, ये समझिए RB है। ठीक, तो ये हो गया 4 और यहाँ से सीधा सीधा 4 आ जाएगा। तो प्रतिरोध पहले का एक किसका दिया हुआ है, ए का प्रतिरोध 24 ओम दे रखा, बी का निकालना, तो 24 आरबी का आपका आ जाएगा, आरबी बराबर 24/4, तो 6 ओम प्रतिरोध। तो इस तरीके से हम इसका हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं। अगर आपसे विशिष्ट प्रतिरोध की बात कहें, ठीक है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि समान है, तो इसी वजह से हम अच्छा यहाँ बात एक चीज ध्यान रखिए, देखिए ये जो है एरिया है, तो ये पाई आर स्क्वायर की मिस्टेक हो गई तो आर स्क्वायर होगा ये, ठीक है। यहाँ पर ये तो 4 आ ही जाएगा बाहर, सॉरी इसमें यहाँ से यहाँ चेक कर लीजिए, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर ये स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा R2 में अगर हम संबंध देखें तो क्या होगा, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि R2 अपॉन R1 जो है इसका की पावर 4 हो जाएगी। मिस्टेक हो गई क्योंकि वहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिखना था, ठीक है, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का R4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम टर्म्स कह रहे थे, यहाँ पर 2R1 था, R1 अब इसके ऊपर 4 होगा, ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अब R2 निकालेंगे, R2 कितना आएगा, R1 कितना दे रखा है 24/16, ठीक है। तो 4 से हम डिवाइड कर देते, 6 चौक 24, 4 चौक 16, तो 3/2 आ गया, यानी कि 0.5 ओम, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से ये नई वैरायटी है, हम क्योंकि वहाँ लेंथ आपको एरिया को चेंज कर लिया था लेंथ के फॉर्म में, यहाँ हमने लेंथ को चेंज कर लिया एरिया के फॉर्म में, और फिर वो जो कंडीशन हमें दी थी रख दी और ये सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए ये नई प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि जो 75 ओम है इसमें प्रवाहित धारा बताइए। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, धारा को हम प्रवाहित कर देते हैं, ये हमारी धारा इस तरीके से डिवाइड होगी, ये जाएगी, ठीक है, और इस तरीके से प्रवाहित होती हुई वापस यही है। सबसे पहले तो कुल धारा निकाल लेते हैं। कुल धारा कैसे पता चलेगी, कुल तुल्य प्रतिरोध के निकालने पर, तुल्य प्रतिरोध, कुल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये एक दूसरे के समांतर क्रम में है, ये तीनों एक दूसरे के इसी तरीके से समांतर क्रम में और फिर वो श्रेणी क्रम में है। तो हम पहले 75, अगर आप सॉल्व करें इसको तुल्य प्रतिरोध को, ये होगा 75 × 50/75 + 50, तो ये आप देखेंगे तो 75 × 50 ये आपका हो जाएगा 525, तो 25 × 50 125, 5 × 25 × 2, तो ये आ गया आपका 30 ओम, ठीक। 30 ओम अगर ये सर्किट अब देखा जाए तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये साधारण इस तरीके से बन गया, इसका यहाँ ये 30 ओम का प्रतिरोध और धारा इसमें इस तरीके से बह रही है, इसमें ऐसे बह रही है, ऐसे गई धारा ऐसे, ठीक है। तो अब 30 ओम और 50 ओम ये फिर समांतर क्रम में है, तो 50 × 30/50 + 30, और देखेंगे ये आएगा 50 × 30/80, कैंसिल आउट हो गया, ठीक। 15 150/8 और डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 5 10, 2 4 8, ठीक। तो 75/4 ओम,
अब अगला इसके साथ श्रेणी क्रम में है, तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तुल्य प्रतिरोध आएगा, तुल्य प्रतिरोध आपका होगा 75/4 प्लस 100, ये हो गया 475/4। तो तुल्य प्रतिरोध 475/4 आपके पास आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो और क्या आ जाएगा, 980 के आसपास था, तो ठीक है, इतना ही आ गया। ठीक है, अब क्या करें, हमें क्या निकालना है, धारा निकालना है। धारा का मान क्या होगा, तो धारा क्या होगी, I = V/R। V कितना है, 190, 190, R का मान कितना है, 475/4। अगर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो धारा का मान आएगा वो 1.6 एम्पियर आएगा, 1.6 एम्पियर। तो यानी कि इस पूरे परिपथ में 1.6 की धारा बह रही है। अब देखिए, समांतर क्रम में विभांतर समान होता है, धारा अलग अलग हो जाती है। तो हमें क्या चाहिए, हमें उसने पूछा 75 ओम में प्रवाहित धारा बताइए। तो देखिए 75 ओम की अगर हम बात करें तो इस 75 ओम में पहले तो हम ये पता करें जो ये धारा यहाँ पर जा रही है, ठीक है, इसमें धारा का मान क्या है, और उसमें धारा का मान निकालने का क्या तरीका है। देखिए यहाँ पर जो विभांतर होगा, यहाँ पर पहले हम यहाँ पर विभांतर पता करें, तो यहाँ पे विभांतर क्या होगा, पहले इसका विभांतर पता करें, यहाँ पर विभांतर कितना होगा, फिर बचा हुआ विभांतर यहाँ होगा। तो इसका जो विभांतर होगा V = IR होगा, और इसमें कुल धारा आ रही होगी, ये धारा यहाँ पर जो आ रही है वो 1.6 आ रही है, तो उस पर विभांतर जो हुआ 1.6 इंटू प्रतिरोध कितना है 100, तो 160 वोल्ट का हो गया। तो बचा कितना 30, तो 30 ड्रॉप आउट होगा इस पे, यहाँ इनके बीच में जो विभांतर होगा कितना होगा, वो होगा 30 वोल्ट का। अब क्योंकि 50 में भी 30 वोल्ट होगा, 75 में भी और 50 में भी, क्योंकि तीनों के तीनों समांतर क्रम है। तो इसका मतलब क्या है, 75 ओम में हमें धारा निकालनी है। तो 75 ओम का हमें पता है, तो 75 ओम में धारा, क्योंकि विभव पता है हमें, I = V/R। विभांतर कितना है वहाँ पे 30, प्रतिरोध कितना है 75, तो आप निकाल सकते हैं। तो कितना होगा 3 × 10 75, 5 × 10, ठीक, तो 2/5 एम्पियर। तो इतनी धारा 75 ओम में प्रवाहित होगी। बाकी में भी निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं। एक हमारा ये वैरायटी है। अब हम लास्ट वैरायटी पे चलेंगे, तुल्य प्रतिरोध के लिए कुछ क्वेश्चन है, उसको कराने के बाद ख़त्म करेंगे वीडियो को। चलिए देखिए, इन सब में तुल्य प्रतिरोध निकालना है और करते हैं शुरू हम। इस वाले में, पहले वाले में उसने कहा है कि ए और डी के बीच, तो हम मानते हैं कि भाई ए और डी के हो गए, ए और डी के बीच निकालेंगे। मतलब ए और डी के बीच निकालेंगे तो इस पहले क्रम में आप ध्यान से देखें, ए और डी के बीच में ये वाले, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो इसका मान दे रखा है 10 ओम होंगे, ये श्रेणी क्रम में होंगे। तो पहले हम श्रेणी क्रम में जो होंगे 15 ओम हो जाएगा। चित्र कैसा हो जाएगा, देखिए ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो ये हमने श्रेणी क्रम में लिख दिया। फिर उसके बाद श्रेणी क्रम 15 हो गए, 15 ओम इनके साथ पैरेलल समांतर क्रम में जुड़ेगा। तो 15 × 10/15 + 10, तो 15 × 10/25, ये तो जाएगा 6 ओम। तो यहाँ तक 6 ओम हो गया आपका, ठीक। और 6 ओम के साथ जो 6 ओम है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, 6 ओम के साथ 6 ओम श्रेणी क्रम में, तो 6 + 6 12 ओम हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हो गया, दूसरे स्टेप में हमने 6 ओम निकाल लिया, फिर 12 हो गया। अब ये यहाँ तक हमने जोड़ दिया ए और डी के बीच में, तो 6 12 ओम हो गया। 12 ओम के साथ 4 ओम किस में होगा, समांतर क्रम में। तो 12 × 4 + 12 + 4 16, ठीक। तो तुल्य प्रतिरोध आ गया 3 ओम। किसके बीच में, पहले वाले केस में
ए से डी के बीच में। अब आते हैं दूसरे में, ये कह रहा है ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में, इसके बीच में देखते हैं। ए से बी के बीच में चलेंगे तो अब ये वाले श्रेणी क्रम में हो जाएंगे 6 + 4 10 ओम। फिर ये वाला इसके साथ समांतर क्रम में हो जाएगा 10 × 10। और जब भी एक समान प्रतिरोध जैसे 10-10 आपस में एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध आधा हो जाता है। तो कितना हो गया 10 × 10 बटे 10 + 10। डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, तो यहाँ तक ए बी के बीच की बात हो रही है, यहाँ तक हमारा 5 ओम आ गया। अब 5 ओम इसके साथ श्रेणी क्रम में लगेगा, 5 ओम इसके साथ श्रेणी क्रम में लगेगा, तो 5 ओम + 5 ओम 10 ओम। 10 ओम फिर 10 ओम के साथ समांतर क्रम में लगेगा, फिर कितना हो जाएगा 10/2, कितना हो गया 5। तो दूसरे वाले केस में कितना आएगा ए बी के बीच 5 ओम। अब आते हैं ए सी में, तो ए सी के बीच में अगर आप देखें ए से सी के बीच में तो 6 और 4 कैसा होगा 10 ओम। ऐसे ही 10 + 5 कितना होगा 15 ओम। ठीक, ये श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में, और फिर तीनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यानी कि ये और ये, तो यानी कि 1/10 + 1/15 + 1/10। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1/r, जिसमें 1/r की वैल्यू आ जाएगी 3 और 3 6 और 2 8, 8/30। r बराबर हो जाएगा 30/8। और सॉल्व करेंगे तो ये 15 और 4, तो 15/4। ठीक, इस तरीके से ये वाला हम क्वेश्चन हल करें। अब आगे चलते हैं। आगे वाले में क्या है, इस तरीके में सिमेट्री होती है, समानता होती है। ऐसे में क्या करते हैं, जब धारा प्रवाहित होगी तो उसको ध्यान रखते हैं समान धारा वितरित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसका समान प्रतिरोध, इसका समान प्रतिरोध है। ठीक, यहाँ पर समान प्रतिरोध है, तो इन तीनों में धारा समान जा रही है। अब होगा क्या, जब आगे की जो धारा होगी वितरित होगी, एक समान होगी, यहाँ भी समान, तो जब दो समान धाराएं आएंगी, इधर से भी वही समान धारा आएगी, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि इनमें धारा का, ये धारा यहाँ से इस तरीके से समान धारा यहाँ चली जाती है, ये धारा यहाँ से लौट के यहाँ चली जाती है। तो यानी कि बीच में एक दूसरे में धारा का स्थानांतरण नहीं होगा। ये इसको ऐसे किया जा सकता, इनको अलग किया जा सकता। तो अब ये साधारण हो गया बिल्कुल एकदम। पहले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन जब हमें ये पता चल गया कि धारा एक दूसरे में नहीं ट्रांसफर हो रही है, जो धारा यहाँ वही धारा यहाँ है, जो धारा यहाँ वही धारा, इसका मतलब ऐसे समझो जैसे श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा श्रेणी क्रम में समान होती है, तो इसके साथ श्रेणी क्रम में। तो ये आर आर 2r हो गया, तो ये ऐसे चित्र बन जाएगा 2r, ऐसे समझो इसको। इसके ऊपर ये हो गया 2r, तो ये आपका कितना है r, ये भी r, ये भी r है, ये भी r है, लेकिन ये हो गया 2r। अब क्योंकि हम पढ़ किसके बीच में रहे, ए बी के बीच में, ए बी के बीच में अगर देखें तो यहाँ है। अब चलिए देखते हैं आगे ऊपर। 2r और r एक दूसरे के समांतर क्रम में है, 2r × r बटे 2r + r, कितना हो जाएगा 2r² 3r, तो यह 2/3r। ठीक है, अब 2/3r ये सब कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम। ये कुछ ऐसे होगा, ये r, ये 2r, क्योंकि बैटरी यहाँ लगी हुई है, ये r हो गया, ये r हो गया, ये 2r हो गया, 2/3r हो गया। तो ये तीनों श्रेणी क्रम में हो गए, तो इनका कितना हो गया 2/3r। ठीक है, 2/3r + r या 2r कहते हैं डायरेक्ट 2r, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 और 2 8r/3। ठीक है, तो ये 8r/3 हो गया। अब ये जो 8r/3 हो गया, ये वाला सब जुड़ गया,
ये सब जुड़ गया 18/3, ये कुछ ऐसा होगा, ये हो गया 8r/3। तो तीनों एक दूसरे के समांतर क्रम में, अगर आप इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8r/3 तुल्य प्रतिरोध प्लस 1/r, सॉरी 3/8r प्लस 1/r प्लस 1/2r, r डैश मान यहाँ पर हमने ले लिया 8r को, 3 + 8 + 4, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 1/r डैश बराबर आ गई 4 3 7, 8 3 11 और 4 15/8। तुल्य r डैश आया वो 8r/15। तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो 8r/15 है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा और भी सिंपल है, देखिए ये दोनों आपस में क्या है, एक तरीके से पैरेलल है। जब ये पैरेलल होंगे तो क्योंकि हमें निकालना है इन दोनों के बीच, अभी देखते हैं किसके बीच निकालना है, हाँ तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो पहले तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या होगा, ये एक दूसरे के कैसे होंगे, समांतर में होंगे। तो ये ऐसे बनेगा चित्र, तो ये 2.5, क्योंकि 5 और 5 2.5 देंगे, ये 2.5 देंगे, और ये बैटरी लग रही है, और ये 5 ओम। तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के सीरीज में जाएंगे, 2.5 और 2.5 का, जैसे 2.5 का क्या दे देगा 5 ओम। और फिर ये एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे ये तार ऐसे खींचेगा, अगर आप ध्यान बैटरी को देखें ये कुछ ऐसा प्रतिरोध है, जिसमें ये 5 है और ये 2.5 और 2.5 है, तो 2.5 के 5 हो जाएंगे, और फिर ये 2.5 + 2.5 5 ओम हो जाएगा, और फिर 5 और 5, फिर अगर हम इसको यहाँ देखें तो ऐसा बनेगा, ये 5 ओम, ये 5 ओम, और उसके साथ बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो ये 5 और 5 कितना हो जाएगा 2.5, तो तुल्य प्रतिरोध इसका कितना आ गया 2.5। तो इस तरीके से हम जो क्वेश्चन है इस तरीके से फाइनल हो गए हमारे। तो अधिकतर हमने कोशिश की है कि जो वैरायटी है वो अलग अलग डिफरेंट हमें मिल जाए। तो इस पर क्वेश्चन तो बहुत सारे कराए जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो वैरायटी हमने डिस्कस कर लिया, अब आप इन्हें देख कर प्रैक्टिस कर दीजिए। और आई होप आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।